अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमने ना चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आज हमने जो उसका टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है स्किन। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्किन है ये जिस्म का सबसे बड़ा रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर इसने अब रिसेप्ट क्या करना है, इसने स्टिमुलाई को रिसेप्ट करना है, रिसेप्ट करके इसने आगे दे देना है। इसने खुद कुछ नहीं करना है, इसने क्या करना है, स्टिमुलाई को रिसेप्ट करना है, रिसेप्ट करके इसने आगे से दे देना है। स्टिमुलाई को आगे मतलब सेंसरी न्यूरॉन को इसने दे देना है। अगर हम बात करें स्किन की कि स्किन हमारे पास क्या है, कहता है कि स्किन हमारे पास सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। प्रोटेक्टिंग लेयर किसको ये प्रोटेक्ट कर रही है, ये पूरी हमारी बॉडी को, और बॉडी के अंदर जो मौजूद ऑर्गन है उन्हें क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, हमारे पूरे जिस्म को, और जिस्म के अंदर जो मौजूद ऑर्गन है उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो इसका एक दूसरा काम है, इसने क्या करना होता है, इसने होम्योस्टेसिस के अंदर अहम रोल अदा करना होता है। होम्योस्टेसिस का अमल भी कौन करवाता है, हमारी स्किन ही करवाती है। अब ना अगर हम स्किन को देखें तो स्किन रिसेप्टर के लिहाज से इसे तीन मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक न्यूरॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग, दूसरा मीजनर कार्पस और एक पेंसिनियन कार्पस। तीन पॉइंट्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। अब हम आ जाते हैं स्किन की थोड़ी स्ट्रक्चर पे। तो स्किन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी पीछे कि इसकी जो सबसे पहला हिस्सा था, जो ऊपर वाला था, इसे हम एपिडर्मिस कहते थे। उससे नीचे वाले हिस्से को डर्मिस कहते थे, और जो सबसे आखिर वाली लेयर थी उसे हम क्या कहते थे, हाइपोडर्मिस कहते थे। अब एपिडर्मिस ऊपर वाला हिस्सा था जिसके ऊपर क्या होते थे, हेयर वगैरह, बाल वगैरह वाक़या होते थे। उसके बाद डर्मस के अंदर क्या होते थे, डर्मस के अंदर हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स थे, और क्या था, फैट पाई जाती थी, और स्वेटिंग मतलब पसीना एक्सक्रीट करने वाले ग्लैंड्स, ऑर्गन वगैरह भी पाए जाते थे। उसके बाद जो आखिरी लेयर थी उसे हम क्या कहते थे, हाइपोडर्मस कहते थे, जो सबसे एंड वाली लेयर थी। अगर हम बात करें अब सबसे पहले एपिडर्मस की, तो एपिडर्मस के अंदर क्या थे, हेयर थे। डर्मस के अंदर क्या थे, डर्मस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स थे, और क्या था वो मतलब फैट कि जो हमारे जिस्म के वेट को एक्सटेंड करती है, वो फैट भी इसके अंदर मौजूद थी। अब डर्मस के अंदर ये जो हमारे पास नर्वस एंडिंग है, मयर कार्पलस है, मिजनर कार्पलस है, ये पेंसिनियन कार्पलस है, ये तीनों चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, हमारे पास डर्मस के अंदर पाई जाती है। किधर पाई जाती है, ये डर्मस के अंदर। अगर हम अब बात करें नर्व एंडिंग कि नर्व एंडिंग किधर पाया जाता है, कहता है कि जो नर्व एंडिंग की मेन लोकेशन है, इसकी मेन लोकेशन होती है बेसिस ऑफ हेयर, कि ये जो हेयर के बेसिस है उस जगह पर पाई जाती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी लोकेशन देखें तो जिधर हमारे बाल, स्किन के बाल खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल उनके नोड के नीचे जो चीज पाई जाती है उसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। इसीलिए तो अगर हम इसका काम देखें तो इसका जो मेन काम है, इसका काम होता है कि टच को फील करना। टच को कैसे फील करते हैं, देखिए कि अक्सर ही कोई हल्के से हमारे बाल को खींचे ना तो हमें फौरी क्या होता है, फीलिंग आती है, फौरी हमें महसूस होता है। तो वो किस वजह से होता है कि स्किन की डर्मस के अंदर पाए जाने वाले नर्व एंड की वजह से हमें कोई भी जो तब्दीली है, कोई भी स्टिमुलाई है, वो हमें फील हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं विजनर कार्पलस के अंदर। कहता है कि जो हमारे पास विजनर कार्पलस है ना, ये सबसे पहले तो कार्पलस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद विजनर कार्पलस का काम क्या है, कहता है कि ये ना पेन को डिटेक्ट करता है, पेन को भी डिटेक्ट करता है और टच को भी डिटेक्ट करता है। ये कैसे डिटेक्ट करता है, कहता है कि डर्मस के अंदर ही ये पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास पाया जा रहा है ये कौन सा है, कार्पलस है, मिजनर कार्पलस है। इस अब मिजनर कार्पलस ने करना क्या है, मिजनर कार्पलस ने कि अगर हल्का सा भी इस पर कोई प्रेशर लगाएगा ना, सॉरी पेन नहीं प्रेशर, अगर हल्का सा भी इस पर कोई प्रेशर लगाएगा तो इसने क्या करना है, प्रेशर को फौरी डिटेक्ट करना है। प्रेशर को फौरी डिटेक्ट करके इसने क्या करना है, उसको न्यूरॉन को दे देना है। अब इसका मतलब लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन कि इसने डर्मस के अंदर मौजूद होना है। ठीक है, एपिडर्मस पहली तय है, उसके नीचे वाली डर्मस तय है, जिसके अंदर किसने मौजूद होना है, हमारे पास मिजनर कार्पलस ने। उसके बाद हम आ जाते हैं पेंसिनियम कार्पलस। पेंसिनियम कार्पलस में कौन सी चीज मौजूद है, कहता है कि पेंसिनियम कार्पलस ये वो लेयर है या वो हमारे पास न्यूरॉन की किस्म है जो सबसे एंड पे पाई जाती है, मतलब सबसे नीचे पाई जाती है। इसकी जो लोकेशन है वो सबसे नीचे मौजूद होती है। अब इसका क्या काम है, कहता है कि इसने इस पेन को डिटेक्ट करना है। पेन को ये कैसे डिटेक्ट करेगा, कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गन में पेन होता है या कोई सेल का कोई डिसऑर्डरनेस होती है, कोई ट्रॉमा आता है, तो
उसको डिटेक्ट कौन कर रहा है, हमारे पास पेनिन्सिलर कार्पस उसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ। स्किन का काम क्या था, प्रोटेक्टिंग लेयर है, ये पूरे जिस्म की आर्गन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद होमियोस्टेसिस के अंदर ये अहम रोल अदा करती है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी डायग्राम पढ़ी, हमने क्या देखा कि इसको डायग्राम के लिहाज से तीन एरियाज में डिवाइड किया गया है, एक एपिडर्मस, एक डर्मस और एक हाइपोडर्मस। एपिडर्मस की हमने बात की, ये सबसे ऊपर वाली लेयर थी जिसके ऊपर बाल वगैरह पाए जाते थे। डर्मस की बात की, ये वो लेयर थी जिसके अंदर न्यूरॉन सेल पाए जाते थे, ग्लैंड्स पाए जाते थे और फैट वगैरह पाई जाती थी। फैट कौन सी पाई जाती थी, वो फैट पाई जाती थी जो जिस्म के अंदर जिस्म का वजन इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मस की बात करते हैं। हाइपोडर्मस कौन सी चीज थी, हाइपोडर्मस वो चीज थी कि जो सबसे आखिरी लेयर थी, किसकी सबसे आखिरी लेयर थी, हमारी स्किन की सबसे आखिरी लेयर थी। उसके बाद मिजनल कार्पस पे आ जाते हैं, नर्वस एंडिंग पे आ जाते हैं। नर्वस एंडिंग का जो मेन लोकेशन थी वो क्या था, बेस ऑफ हेयर के जो बेस के नीचे ये बिल्कुल मौजूद होती थी। उसके बाद इसका काम क्या था, टच को फील करना इसका काम था। उसके बाद मिजनल कार्पस, इसका भी काम क्या था, टच को फील करना, लेकिन इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी कि ये डर्मस के अंदर पाई जाती थी और बिल्कुल एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे डर्मस के अंदर ये मौजूद होती थी। ये भी क्या करती थी, टच को ये फील करती थी। उसके बाद पेंसिलियन कार्पस पे आ जाते हैं। पेंसिलियन कार्पस का काम था पेन को डिटेक्ट करना। अब ये पेन को कैसे डिटेक्ट करता था, ये पेन को किसी भी आर्गन में अगर कोई ट्रॉमा आ जाता था या कोई भी सेल में मसला आ जाता था तो ये क्या करता था, उसे डिटेक्ट करता था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे हाइपो आखिरी जो हमारी मतलब लेयर थी जिसमें हम हाइपोडर्मस कहते थे। हाइपोडर्मस का क्या काम था कि हाइपोडर्मस सबसे आखिरी लेयर थी जो क्या करती थी, स्किन को एंड पे आके बंद करती थी। आगे है रिलेटिव अबंडेंट ऑफ रिसेप्टर, कि जो हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं क्या वो पूरे जिस्म में उनका जो मैकेनिज्म है काम करने का या उनकी जो तादाद है वो क्या सेम पाई जाती है। आगे हमें ये पढ़ना है। कहता है कि जो हमारे पास रिसेप्टर हैं जिस्म में पाए जाने वाले, उनमें से जो सबसे पहला हमारे पास रिसेप्टर है वो पेन के रिसेप्टर है। कहता है कि पेन के रिसेप्टर जो है 22 टाइम अबंडेंट है। किससे 22 टाइम अबंडेंट है, देन कोल्ड के जो हमारे पास रिसेप्टर है उससे, कि मतलब जो हमारे पेन के रिसेप्टर है 22 टाइम ज्यादा वर्क करते हैं तेजी से देन कोल्ड के रिसेप्टर से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर हम कोल्ड के रिसेप्टर की बात करें तो ये 10 टाइम अबंडेंट है देन हीट के, मतलब ये हीट से 10 टाइम ज्यादा कोल्ड को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर के। हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। कहता है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द बॉडी अगर हम देखें तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कुछ वो जगह है जिधर रिसेप्टर की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे फिंगर टिप्स है इनके अंदर रिसेप्टर की जो मिकदार है वो क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ज्यादा डिटेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि वो लोग जो मतलब देख नहीं सकते या पैदाइशी उनके आंखों से वो महरूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं जब किसी को एक बार टच कर लेते हैं तो वो टच करके ही उस बंदे को पहचान लेते हैं या उसको आवाज से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो टच की जो फीलिंग लेते हैं वो किधर से लेते हैं, फिंगर टिप से लेते हैं। तो जो फिंगर टिप्स के अंदर रिसेप्टर की मिकदार है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ रिसेप्टर, अगर हम इनके एक्शन देखें, इनका रवैया देखें तो वो भी हर लिहाज से अलग होता है। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे या रिफ्लेक्स आर पढ़ेंगे, उनके अंदर जो स्टिमुलाई आती है वो अचानक ही हम रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी अदरवाइज कुछ मकाम ऐसे हैं कि हम अचानक रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मूड ऑफ एक्शन भी क्या होता है, इनका मुख्तलिफ होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लगी होगी समझ। ठीक है बेटा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।